हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंश एंड आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 बात करता है पनिशमेंट्स के बारे में। सेक्शन 4 से लेकर 13 पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस है इस चैप्टर में जो कि बात करते हैं कि किस तरीके की पनिशमेंट्स होंगी। फ़ाइन अगर कोई नहीं देता है तो कितनी पनिशमेंट उससे मिल सकती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी की सज़ा, उसके बारे में प्रोविजंस है इसमें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 4 जिसकी हेडिंग है पनिशमेंट्स। सेक्शन 4 में बताया हुआ है कि कितने टाइप्स की पनिशमेंट होंगी बीएनएस के अंदर। जब भी कोई इंसान ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कितने तरीके की पनिशमेंट मिल सकती हैं इस संहिता में, वो सेक्शन 4 उसके बारे में बात करता है। इसमें 6 तरीके की पनिशमेंट है: डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। सबसे पहले है डेथ, जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। डेथ पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है। जब बहुत ही हीनियस क्राइम हो, ग्रेव क्राइम होता है, तभी डेथ की, मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब कि आजीवन कारावास, और जिसको उम्र कैद भी बोलते हैं। उम्र कैद की सजा बहुत सारे ऑफेंसेस में मिल सकती है, जैसे कि मर्डर, रेप, टेररिज्म, वेजिंग वॉर। जो हीनियस क्राइम है, जो ग्रेव ऑफेंसेस है, उसी में ही उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब कि जेल की सजा। यहाँ पर जो बी क्लॉज है उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन जेल की सजा है। और ये सी क्लॉज में जो कुछ समय के लिए, जैसे कि 10 साल, 5 साल या 14 साल, कुछ टर्म के लिए जो जेल की सजा होती है वो सी क्लॉज में है। और वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 तरीके से हो सकती है, उसका 2 डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। पहला हो सकता है रिगरस या दूसरा हो सकता है सिंपल। मतलब कोई ऑफेंडर अगर ऑफेंस कमिट करता है, उसको 10 साल की मान लीजिए सजा मिल गई, तो वो जो 10 साल की जो सजा है ना, उसके 2 डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। पहला रिगरस हो सकता है, दूसरा सिंपल। रिगरस क्या होता है? हार्ड लेबर के साथ, जो पहले कहा जाता था चक्की पिसवाई जाती थी पहले, आज अब तो नहीं पिसवाई जाती है। तो जो चक्की पीसना है, आजकल क्या करवाया जाता है? आजकल पत्थर तोड़वाए जाते हैं, या खेती बाड़ी या इंडस्ट्रियल वर्क करवाया जा सकता है, वो हार्ड लेबर में आता है। दूसरा है सिंपल। सिंपल में कोई हार्ड लेबर नहीं होती है, यू हैव टू डू बेसिक टास्क। बेसिक टास्क करने होते हैं, सिर्फ बेसिक ड्यूटी हो गई, जैसे जेल में लग जाती है। गार्डनिंग की ड्यूटी हो गई, खाना बनाने की, प्लेट धोने की, ऐसी कुछ ड्यूटीज़ हो गई। और ये भी डिपेंड करता है कि कब रिगरस दी जाएगी जो डिस्क्रिप्शन है, और कब सिंपल होगा। वो ऑफेंस टू ऑफेंस वेरी करता है। जो ग्रेव ऑफेंस होगा, जो भयानक अपराध होगा, उसमें आप रिगरस डिस्क्रिप्शन के साथ जेल की सज़ा दे सकते हो। जो नॉर्मल अपराध होते हैं, जैसे कि मारपीट हो गया या स्टॉकिंग वगैरह के ऑफेंस हो गए, दीज आर नॉट दैट हीनियस ऑफेंसेस, इसमें आप सिंपल ही डिस्क्रिप्शन रखोगे। फिर फोर्थ यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पे जो हो सकता है वो हो सकता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। मान लो आपके पास कुछ इलीगल सामान है, आपका जो पैसा है वो 2 नंबर का पैसा है, जीएसटी, आप इनकम टैक्स कोई नहीं भर रहा है, या जो आइटम भी आपके पास वो इलीगल है, ड्रग्स है आपके पास, या कुछ गोल्ड है जो आप इलीगल तरीके से लेके आए हो। अगर ये सब चीज़ें आपके पास, तो वो जब्त की जा सकती हैं। 5वां है यहाँ पर फाइन। जो भी ऑफेंस करता है इंसान, उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। फाइन कब लगाया जा सकता है और कितना लगाया जा सकता है? बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसमें फ़ाइन का अमाउंट बताया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये फ़ाइन होगा। बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो कितना फ़ाइन हो सकता है वो सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस वेरी करता है। मान लो एक्स है, एक्स और वाई की लड़ाई हो रही थी, एक्स ने वाई की हड्डियाँ तोड़ दी सपोज, मतलब इसको बहुत मारा और उसको चोटें आ गई, और वाई अब हॉस्पिटल में भर्ती है। उस जो हॉस्पिटल का बिल बनकर आ गया, उसको 1 महीना हो गया ठीक लगने में, बेड रिडन था वो, 1 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल आ गया। तो जो ये 1 लाख रुपए का बिल है, अगर एक्स के खिलाफ मुकदमा चलता है, फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि एक्स पेमेंट करेगा वाई को। वो जो 1 लाख रुपये प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी कोर्ट कह सकता है कि वाई को दिया जाएगा, एक्स वाई को देगा। लास्ट है यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में नहीं थी एंड बीएनएस में ऐड की गई, एंड दिस इज़ अ वेरी, आई वुड से, प्रोग्रेसिव स्टेप। कुछ ऑफेंसेस हैं ऐसे जहाँ पर आप इन सब में से कोई पनिशमेंट ना देकर आप कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे देते हो। ज़्यादातर ये छोटे अपराध हैं, छोटे ऑफेंसेस हैं, जैसे कि अगर कोई चोरी कर रहा है 5,000 रुपये से कम के सामान की, या डिफामेशन के केसेस में, या अगर कोई दारू पी के न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, शांति भंग कर रहा है, इन सभी केसेस में आप कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकते हो। कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट में क्या होगा? जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी वो ऑफेंस किया है, उसको आप कहोगे
कि कम्युनिटी को सर्व करो। वो सर्विस कैसी हो सकती है, आप वॉलंटियर करोगे ऑर्फनेज में जाके, आप बच्चों को पढ़ाओगे अगले 2 महीने तक, 1 महीने तक। और ऑफेंडर को कहा जा सकता है कि हर सैटरडे संडे आके पार्क्स, जो भी यहाँ पर पार्क हैं इस लोकेलिटी में, क्लीन करोगे आप। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज ऑफेंडर को कही जा सकती हैं करने के लिए। फिर सेक्शन 4 होता है जो कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है जो BNS में मिल सकती हैं। सेक्शन 5 बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। कम्यूटेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है ये समझो। उसके लिए हम सेक्शन 474 BNSS का पढ़ेंगे। BNSS का 474 जो सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है, जिसमें कम्यूटेशन के बारे में बताया हुआ कि एक्चुअली कम्यूटेशन होता क्या है। पहले सेक्शन 474 देखते हैं, फिर सेक्शन 5 पर आते हैं। तो सेक्शन 474 पावर टू कम्यूट सेंटेंस। गवर्नमेंट के पास ना पावर होती है कम्यूट करने की सेंटेंस को। कम्यूट करने का मतलब होता है जो भी आपको पनिशमेंट मिली है ना उसको चेंज कर देना। और वो जो चेंज भी होता है ना, वो जितनी आपको पनिशमेंट अभी मिली हुई है उससे फिर कम होके आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है, उसको चेंज करके आप आजीवन कारावास में बदल सकते हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल सकते हो। ये गवर्नमेंट कर सकती है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है तो उसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, 7 साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है। मतलब अगर एक्स को यहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई थी, उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया था, उसको बदल कर आप 10 साल कर दिया आपने। ये होता है कम्यूटेशन। जो पनिशमेंट का जो टाइप है वो बदल दिया आपने, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। पनिशमेंट का जो टाइप है वो बदल दिया आपने। अगर किसी को 7 साल या उससे ज़्यादा तक की सज़ा दी गई है, 7 साल या उससे ज़्यादा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से कम और 7 साल से ज़्यादा, यहाँ पर मोर में 14 साल तक हो सकती है, 20 साल तक हो सकती है, तो आप उसकी सज़ा 3 साल तक कर सकते हो। अगर एक्स को सज़ा मिली है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 साल तक की, तो उसको कम्यूट करके आप 5 साल कर सकते हो। जिसको 7 साल तक की सज़ा दी गई है, सरकार जो है उसको फ़ाइन के लिए कम्यूट कर सकती है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये होता है कम्यूटेशन, पनिशमेंट को चेंज कर देना एक तरीके से। सेक्शन 5 कह रहा है कम्यूटेशन जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहाँ भी ये वर्ड लिखा गया था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट कौन सी होती है? कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगी और कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक्सटेंड होती है, वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जहाँ पर स्टेट की पावर एक्सटेंड होती है वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना जो, वो ऑफेंडर की बिना कंसेंट लिए, ऑफेंडर की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, कम्यूट कर सकती है उसकी पनिशमेंट इस संहिता में एज पर सेक्शन 474 ऑफ BNSS के अकॉर्डिंग। 474 ऑफ BNSS क्या है अभी हमने देख लिया। तो यही है बस, कौन कम्यूट करेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी कम्यूट। कम्यूट का मतलब समझ लिया। और जो ऑफेंडर है उसकी कंसेंट के बिना भी कर सकती है। ऑफेंडर की कंसेंट जरूरी नहीं होती। एक तरीके से देखा जाए उसका बेनिफिट हो रहा है ऑफेंडर का, तो उसकी कंसेंट नहीं चाहिए होती। तो ये सेक्शन 5 हुआ। आगे है सेक्शन 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कहीं पर imprisonment for life जो टर्म लिखा गया है, तो इस टर्म को imprisonment for life को कैलकुलेट करेंगे, हम मानेंगे imprisonment for life को ना, हम 20 साल के इक्विवेलेंट, 20 साल के इक्वल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, लीगल कैलकुलेशन की वजह से ये माना जाता है। वैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब आजीवन, मतलब उम्र, सारी उम्र जेल में रहना ही होता है। पर कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस करनी होती है और वहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो टर्म है वो 20 ईयर्स होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है नेचुरल लाइफ, जो भी कन्विक्ट की होगी, जो भी ऑफेंडर की होगी। दिस इज जस्ट फॉर पर्पज ऑफ लीगल कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल रेमिशन के पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैरोल के पर्पज़ के लिए या अटेम्प्ट के पर्पज़ के लिए। रेमिशन क्या होता है? रेमिशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रेमिशन का, सबसे पहले रेमिशन बता देता हूँ क्या होता है। रेमिशन जो है सरकार, जैसे कि कम्यूटेशन अभी हमने पढ़ा, कम्यूट कर सकती है जो सरकार होती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रेमिट करती है, रिड्यूस कर सकती है सेंटेंस। जो भी अपराधी होते हैं
जो भी ऑफेंडर जेल में होते हैं उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। ये इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे हो सकता है, और जनरली ये सरकारें ऐसा करती रहती हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया रिपब्लिक डे पर कि जितने भी ऑफेंडर हैं, जितने भी कैदी हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने आधा टर्म अपना काट लिया है, आधा टर्म अपने सज़ा का काट लिया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 साल की सज़ा मिली थी तो उसने 5 साल काट लिए हैं, तो वो रिहा हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। अब एक बात बताओ कि उसका क्या होगा जिसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जिसको सज़ा मिली थी, वो इस पॉलिसी के अंदर तो कभी फिट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आधा टर्म उसने काटा या नहीं काटा ये कैसे पता करें अब हम। तो उसके लिए ये लिखा गया है कि 20 साल मान लेंगे हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को इन पॉलिसीज़ के लिए। अगर किसी इंसान ने 10 साल अपने सर्व कर लिए ना, 10 साल काट लिए अपनी सज़ा के, तो वो इस पॉलिसी के अंदर अगर सरकार कहती है कि जिसने आधा अपना टर्म काट लिया है, तो अगर उस किसी पर्सन ने एक्स ने 10 साल काट लिए हैं या 12 साल काट लिए हैं तो और एक्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली हुई है, तो यहाँ पर ये मान लेंगे कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है उसका आधा उसने काट लिया, अगर उसने 10 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा काट ली है। तो इस पर्पज़ के लिए, इन पॉलिसीज़ के लिए जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है वो 20 साल रखा गया। सेम विद पैरोल। पैरोल उस ऑफेंडर को दी जा सकती है, मान लो उसके घर में इमरजेंसी है, उसको शादी करनी है, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, तो कुछ समय के लिए ऑफेंडर को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अब मान लो एक्स है, यहाँ पर एक्स ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जहाँ पर पैरोल जो है, पैरोल की एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपने पैरोल के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आधा टर्म काटना जरूरी है। तो अब एक्स ने ऐसा अपराध किया है जिसकी उसको सज़ा मिली है आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, तो अब एक्स को पैरोल कैसे मिलेगी अगर ये रूल ना होता? तो अगर उसने 10 साल की सज़ा काट ली होगी इस केस में तो उसको पैरोल मिल जाएगी। सेम विद अटेम्प्ट। अगर आप अटेम्प्ट करते हो किसी ऑफेंस का तो उसके लिए आधी सज़ा मिलती है, तो आधी, अगर आपने अटेम्प्ट करा है एक ऐसे ऑफेंस का जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो आपको कौन सी सज़ा मिलेगी फिर? उसका आधा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उसका आधा फिर 10 साल होगा। तो इन कैलकुलेशंस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है वो 20 साल लिखा गया है। ये सिर्फ प्रोसीजरल कन्वीनियंस के लिए होता है। वैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब जब तक ऑफेंडर की लाइफ है तब तक ही वो जेल में रहेगा, ये होता है। आगे है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कह रहा है? जहाँ भी ऑफेंडर को पनिश किया गया है, ऐसी पनिशमेंट के साथ जहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है, जो जेल का जो टर्म है, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। किसी भी डिस्क्रिप्शन का मतलब अभी हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि 2 डिस्क्रिप्शन होते हैं, एक तो रिगरस और एक सिंपल। तो जो ऑफेंडर है उसने एक ऐसा ऑफेंस कर दिया जहाँ पर कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको रिगरस, जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो रिगरस भी रख सकती है और सिंपल भी रख सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि कोर्ट पर डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है यहाँ पर कि कौन सा डिस्क्रिप्शन वो देना चाहती है। वो पूरा का पूरा रिगरस भी हो सकता है, हार्ड लेबर के साथ भी हो सकता है, पूरा का पूरा सिंपल भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पार्ट उसकी जेल का रिगरस होगा और कुछ पार्ट सिंपल होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जिसको 5 साल की सज़ा दी गई है, तो कोर्ट वहाँ पर ये कह सकती है कि 5 साल ये हार्ड लेबर रिगरस जेल की सज़ा काटेगा। कोर्ट ये भी कह सकती है 5 के 5 साल सिंपल जेल की सज़ा काट सकता है, ऑफेंडर काटेगा। और कोर्ट मिक्स भी कर सकती है, कॉम्बिनेशन भी कर सकती है कि 3 साल कह देगी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 2 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये कोर्ट पर डिपेंड करता है और सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी कि इस केस में जो ऑफेंडर है उसकी एज क्या है, उसने कैसा ऑफेंस किया है, उस बेसिस पे कोर्ट, वो मान लो ओल्ड एज का ऑफेंडर है, 80 साल का कोई व्यक्ति है, नॉर्मली उस केस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट रखी जाती है। तो ये सेक्शन 7 हुआ। आगे है सेक्शन 8। सेक्शन 8 अपने आप में ही बहुत बड़ा सेक्शन है बिकॉज इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। आई गेस 7 सब सेक्शंस आर देयर और हर एक सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में मेनली डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में बात की गई है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मान लो आपको सज़ा मिली, किसी को सज़ा मिली 3 साल, आपको तो नहीं, किसी और को मिली, आपको तो क्यों ही मिले, किसी को 3 साल जेल की सज़ा हुई, उसको 10,000 रुपये का फ़ाइन भी लगा दिया। अब जो ये 10,000 रुपये अगर वो इंसान नहीं देता है तो उस केस में उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? मतलब फिर उसको 10,000 की जगह जेल काटनी पड़ेगी,
ये यहाँ पर बात की गई और कितनी काटनी पड़ेगी, कब उसकी जेल की सज़ा ख़त्म हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसेक्शन 1 किस बारे में बात करता है, ये अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 1 कहता है जहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि फ़ाइन कितना हो सकता है, नो सम इज़ एक्सप्रेस्ड टू विच ए फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज़ लाइबल इज़ अनलिमिटेड। तो वहाँ पर जो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, जिसने अपराध किया है, उस पर जो फाइन है वो अनलिमिटेड लगाया जा सकता है। मतलब कोई ऑफेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल मर्डर का ऑफेंस है, मर्डर के ऑफेंस की सज़ा सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर में दी गई है। वहाँ पर आप जाके देखोगे फ़ाइन लिखा गया वहाँ पर कि वहाँ पर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, फ़ाइन एज ए पनिशमेंट वहाँ पर दिया जा सकता है, और वहाँ पर लगाया ही जाता है फ़ाइन, एंड फाइन लिखा हुआ ना, क्योंकि जेल की सज़ा भी होती है और फाइन भी होता है, पर फाइन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बहुत सारे ऑफेंसेस है जहाँ पर फाइन स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितना फ़ाइन लगेगा। तो उन केसेस की बात की गई है कि उन केसेस में ना ऑफेंडर को अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब बट इतना नहीं कि आप 50 करोड़ रुपए लगा दो या 500 करोड़ रुपए लगा दो। इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया, मुकदमा चला और उसको पनिशमेंट मिल गई है। यहाँ पर मैं ऑफेंस लिख लेता हूँ, वैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा एग्जाम्पल में। मान लो 304 स्नैचिंग के लिए वो पनिश हो गया। स्नैचिंग के ऑफेंस में फ़ाइन की अमाउंट लिखी नहीं गई है, वहाँ पर लिखा गया कि फ़ाइन आप इम्पोज करोगे, बट कितना फ़ाइन होगा ये नहीं लिखा गया है। तो उसको फ़ाइन कितना लगा सकती है कोर्ट? 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मैक्सिमम जिस भी अमाउंट का उसने सामान खींचा है। मान लो गोल्ड की चैन खींची है, वो 3 लाख की होगी, 5 लाख की होगी, या उसने आईफोन खींच लिया, जो भी ऑफेंडर था, मान लो इस केस में एक्स था, आईफोन स्नैच कर लिया, तो उसी के आसपास की या उससे डबल उसको फ़ाइन की पनिशमेंट लग सकती है। ऐसा नहीं उसने अगर आईफोन खींच लिया जो कि 1 लाख रुपए का था, आप एक्स के ऊपर 10 करोड़ का फ़ाइन लगा दो, तो वो जो है वो गलत हो जाएगा, ये इनजस्टिस होगी। तो वही लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेस में नहीं होना चाहिए। वो जो मजिस्ट्रेट है या जो कोर्ट है वो अपना माइंड लगा के फ़ाइन लगा सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट हो। तो ये सबसेक्शन 1 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। इसको मैं वैसे समझा देता हूँ, जो मैंने पहले बताया था, ओवरव्यू जब दिया मैंने बताया है सेक्शन 8 का, कि अगर किसी इंसान को जेल की सज़ा सुनाई गई है, इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया मान लो 5 साल का, और उसको फ़ाइन भी सुनाया गया मान लो 20,000 रुपये का। अब जब वो 20,000 रुपये अगर नहीं देता है, 20,000 की पेमेंट नहीं करता है, इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है फ़ाइन की पेमेंट में, तो जो अपराधी होगा ना, ऑफेंडर होगा, उसको एक्सेस में जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है ऑफेंडर शेल सफ़र इम्प्रिजनमेंट फॉर ए सर्टेन टर्म इन विच इम्प्रिजनमेंट शेल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। जो ये 5 साल लगे थे ना, 5 साल की जो सज़ा थी, ये 20,000 रुपये ना देने की वजह से और जो जेल की सज़ा एक्सेस में हो जाएगी। यहाँ पर 3 केसेस की बात की गई है इस सबसेक्शन में, सबसेक्शन 2 में। तीनों केसेस मैंने आगे सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। जो ये केस है, ये केस है और ये केस है, और ये आगे का मैंने बता दिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो सेक्शन में 3 सिनेरियोस, 3 सर्कमस्टांसेस मेंशन किए गए हैं। जब ऑफेंस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन है, जब ऑफेंस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन है और सिर्फ फ़ाइन है, मतलब कोई ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए 103 में पनिशमेंट दी हुई है, वहाँ पर जेल की सज़ा भी काटनी पड़ती है और फ़ाइन भी लगता है। एंड फाइन जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब है मैंडेटरी फ़ाइन भी लगाया जाएगा ऑफेंडर पर। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर फ़ाइन मैंडेटरी नहीं होता, या जेल की सज़ा दे सकती है कोर्ट, या फ़ाइन दे सकती है, या दोनों दे सकती है, जेल की सज़ा भी और फ़ाइन भी। वहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। जो ये केसेस हैं यहाँ पर फ़ाइन और जेल दोनों ही लगेगी, पर यहाँ पर कोर्ट की मर्जी होती है, या जेल या फ़ाइन या दोनों। ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं। हर्ट का केस, मारपीट का जो केस होता है, इन सिंपल वर्ड सेक्शन 115 सबसेक्शन 2। और तीसरा केस होता है जहाँ पर सिर्फ फ़ाइन लगाया जाता है। बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर फ़ाइन, सिर्फ फ़ाइन की भी सज़ा है, आप देख सकते हो आईपीसी में जाकर, बीएनएस में जाके। तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि इन सभी सिनेरियोज़ में ना, अगर जहाँ पर फ़ाइन की सज़ा सुनाई गई है और अगर फ़ाइन नहीं देता है ऑफेंडर, तो फ़ाइन ना देने की वजह से जो जेल की सज़ा है उसकी वो बढ़ जाएगी। या जेल की सज़ा नहीं भी है, सिर्फ फ़ाइन वाला केस है, तो जेल की सज़ा उसको काटनी पड़ेगी। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक ऑफेंडर है जिसको 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई है और 10,000 रुपये का उस पर फ़ाइन लगाया गया है। अगर 10,000 रुपये अगर वो ऑफेंडर 10,000 रुपये नहीं देता है, तो 1 महीने की एक्स्ट्रा उसको जेल काटनी पड़ सकती है, कोर्ट डायरेक्ट कर देती है। तो एज़ पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ये वैलिड है।
दूसरा एग्जाम्पल, एक ऑफेंडर है जिस पर 5,000 रुपये का फ़ाइन लगा है, कुछ भी उसने ऐसा ऑफेंस करा है जहाँ पर उसको फ़ाइन लगा है। अगर वो फ़ाइन नहीं देता है, कोर्ट कहती है कि 15 दिन की जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हो आप फ़ाइन देने में, तो आपको उसके बजाय जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आगे जो सबसेक्शन आ रहे हैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। जो ये दोनों केसेस हैं, ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 और 4 में कवर हैं, एंड ये जो केस है ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 में कवर है। इस सेक्शन में सिर्फ एक डिक्लेरेशन दिया गया, डिक्लेयर किया गया है कि एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट लग सकती है अगर फाइन नहीं देता है कोई। पर कितना इम्प्रिजनमेंट, कितनी जेल की सज़ा उसको काटनी पड़ सकती है, वो इन दोनों सेक्शंस में, इन तीनों सेक्शंस में बताया गया है। जहाँ पर कोई ऑफेंस है जिसकी सज़ा जेल एंड फाइन या और फाइन, ऐसी उसकी सज़ा है, तो कितनी सज़ा हो सकती है अगर कोई इंसान फाइन की पेमेंट नहीं करता उस केस में, वो केसेस सबसेक्शन 3 और 4 में है। और जो ऑफेंस, जिस ऑफेंस में सिर्फ फाइन ही सज़ा है, वहाँ पर मैक्सिमम कितनी सज़ा काटनी पड़ेगी अगर कोई फाइन नहीं देता है, वो सबसेक्शन 5 में कवर है। ये आप ध्यान रखो इस चीज़ को। आगे चलते हैं सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 कंटिन्यूएशन है सबसेक्शन 2 का। क्या कहता है देखते हैं। ये सबसेक्शन ये कहता है, जो टर्म है जिसके लिए कोर्ट कह सकती है ऑफेंडर को इम्प्रिजन्ड होने के लिए, जेल की सज़ा काटने के लिए, अगर वो फ़ाइन की पेमेंट नहीं करता, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है फ़ाइन की पेमेंट करने में, वो 1/4 से एक्सीड नहीं हो सकती। 1/4 किसके 1/4 से? ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान से सुनो। ये सब सेक्शन ये कह रहा है कि अगर एक्स है, एक्स फाइन की पेमेंट नहीं करता है, तो जो उस पर ऑफेंस लगाया गया है ना, मान लो रॉबरी करी थी इसने, सेक्शन 309 में पनिशेबल है। 309 सबसेक्शन 4 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है रॉबरी की। अब जब इसका मुकदमा चला तो ये 5 साल के लिए जेल में चला गया और उस पर फ़ाइन लगा दिया गया 20,000 रुपये का। अब मान लो ये 20,000 रुपये का जो फ़ाइन है वो नहीं देता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो पिछले सबसेक्शन में पढ़ा था हमने कि इसकी जो फ़ाइन ना देने की वजह से इसकी सज़ा बढ़ जाएगी, इसका जो टर्म है इम्प्रिजनमेंट का वो बढ़ जाएगा। ये सबसेक्शन एक सिंपल सी बात कह रहा है कि वो जो टर्म होना चाहिए ना, वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 किसके? जो वो ऑफेंस है, जिस ऑफेंस के लिए वो लायबल हुआ है, उस ऑफेंस के 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो ऑफेंस है उसके लिए जो मैक्सिमम सज़ा है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इस यहाँ पर इस केस में इसने रॉबरी कमिट करी, रॉबरी में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 10 साल की है, जो सबसेक्शन 4 में बताई हुई है। तो अगर 10 साल का 1/4 का मतलब होता है 25%, अगर 10 साल का 1/4 करेंगे तो 2.5, 2.5 साल निकल के आएगा। तो जो 20,000 रुपये ना देने की वजह से ये जो मैक्सिमम जो टर्म काटेगा जेल के अंदर, वो 2.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सबसेक्शन ये बात कह रहा है। लास्ट में लाइन वही लिखी है जो मैंने अभी यहाँ पर बताई कि अगर जो ऑफेंस है वो उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन भी है, मतलब जेल की सज़ा भी है और साथ में फ़ाइन भी लगाया गया है। सिर्फ फ़ाइन वाले केस की बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पे, सिर्फ फ़ाइन जहाँ पे लगता है वो केसेस सबसेक्शन 5 में कवर किए गए हैं। तो इस सबसेक्शन ने लिमिट बता दी, इसने एक लिमिट बता दी कि कोर्ट कितना टर्म इम्पोज कर सकती है अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन की पेमेंट में। अगर कोई ऑफेंस 2 साल के लिए पनिशेबल है तो मैक्सिमम उसको फ़ाइन ना देने की वजह से ऑफेंडर को सज़ा मिल सकती है 6 मंथ की, क्योंकि 6 मंथ 2 साल का 1/4 होता है। बिल्कुल क्लियर होगा ये सेक्शन। पर यहाँ पर एक छोटा सा मैं कहूँगा ट्विस्ट है। ये जो लिमिट बताई गई है यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? इसको हम सेक्शन 24 BNSS के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 24 BNSS में कुछ और ही बात लिखी हुई है। तो सबसेक्शन 3 में जो लिमिट बताई हुई है 1/4, जो मैक्सिमम ऑफेंस है उसका 1/4 आप दे सकते हो, जो मजिस्ट्रेट हैं वो दे सकते हैं, कोर्ट दे सकती है। ये गलत है क्योंकि जो एक्चुअल टर्म है जो बताई गई है वो BNSS में बताई गई है सेक्शन 24 में। तो सेक्शन 24 हम इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा इसके, बिकॉज BNSS एक प्रोसीजरल लॉ है, स्पेशल लॉ है इस केस में, और वो प्रिवेल करेगा BNS के ऊपर। तो सेक्शन 24 क्या कहता है? यहाँ पर बस जो लिमिट है ना वो चेंज है कि आप लगा तो सकते हो, जेल की सज़ा लगा सकते हो, आप जेल में डाल सकते हो, कोई फ़ाइन नहीं दे रहा है तो, पर जो लिमिट है वो अलग है। क्या लिमिट बताई हुई है यहाँ पर? सेक्शन 24 कहता है सिंपल कि मजिस्ट्रेट जो है वो अवॉर्ड कर सकते हैं
इम्प्रिजनमेंट, जेल की सज़ा अगर कोई फ़ाइन नहीं देता है। प्रोवाइज़ो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ए और बी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बी प्रोवाइज़ो है, जहाँ पर ये जो टर्म बताई गई है, लिमिट बताई गई है, एक्चुअल जो लिमिट है। प्रोवाइज़ो कहता है कि जो आप टर्म लगा सकते हो, अगर कोई फ़ाइन नहीं देता है तो जो वो टर्म लगेगा ना, वो मजिस्ट्रेट की पावर के एक्सेस में नहीं होना चाहिए। हर एक मजिस्ट्रेट की अलग पावर्स होती हैं। जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनकी पावर होती है कि वो 3 साल तक की ही सज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसे ही जो उनसे ऊपर मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। जो सब मैं बता रहा हूँ ये सेक्शन 23 BNSS में लिखा गया, आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये प्रोवाइज़ो बी यहाँ पर क्या कहता है, प्रोवाइज़ो बी क्या कहता है, मजिस्ट्रेट जो हैं वो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हैं वो 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बट 1/4 किसके, विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज ए पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट की जो पावर है ना, कि कितनी सज़ा दे सकते हैं वो ऑफेंडर को, कोई भी मजिस्ट्रेट, सबकी अलग अलग पावर्स होती हैं। तो जिस मजिस्ट्रेट की जो भी पावर है, तो उस पावर के 1/4 से ज़्यादा आप जेल की सज़ा नहीं दे सकते हो अगर कोई फ़ाइन की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर क्या है, 3 साल, 3 ईयर्स मैक्सिमम। वो 3 साल से ज़्यादा का टर्म किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, किसी को 3 साल से ज़्यादा जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 24 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, वो 3 साल का 1/4 मतलब कि 9 मंथ अगर कोई पेमेंट नहीं करता है फ़ाइन की, तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं वो मैक्सिमम उस ऑफेंडर को 9 महीने जेल में रख सकते हैं फ़ाइन ना देने की वजह से। सो ये आई गेस समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर था सबसेक्शन 3 में कि जो मैक्सिमम उस ऑफेंस के लिए फिक्स किया गया उसका 1/4, और यहाँ पर है मजिस्ट्रेट की पावर का 1/4। इसका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक केस है, मान लो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसको ट्राई कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसका मुकदमा देख रहे हैं, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर है 3 साल, मैक्सिमम 3 साल की जेल की सज़ा सुना सकते हैं एज पर सेक्शन 23 BNSS। ऑफेंस है रॉबरी का, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले भी रॉबरी का ही लिया था। रॉबरी पनिशेबल है इस सेक्शन के अंदर, इसकी मैक्सिमम सज़ा है 10 साल, और इसमें फ़ाइन भी लगाया जाता है जो भी ऑफेंडर होता है, अपराधी होता है। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं, मान लो ट्रायल में कंक्लूड होता है कि जो ऑफेंडर है यहाँ पर, मान लो इस केस में एक्स, वो पनिशेबल है, उस पर उसने ये जो रॉबरी है की है। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दे सकते हैं। मान लो वो मैक्सिमम 3 साल की ही दे देते हैं या 2 साल की दे देते हैं, कुछ भी सोच लो, वो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। और फाइन लगा देते हैं वो 10,000 रुपये का। तो 3 साल की सज़ा, 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपये का फ़ाइन। अब मान लो ये 10,000 रुपये अगर ये एक्स पे नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट कर दिया फ़ाइन की पेमेंट में, तो ये 10,000 रुपये ना देने की वजह से मजिस्ट्रेट मैक्सिमम उसको 9 महीने ही जेल में रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो 1/4 है मजिस्ट्रेट की पावर का। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 9 महीने से ज़्यादा अगर कोई फ़ाइन की पेमेंट नहीं करता है तो 9 महीने से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर सबसेक्शन 3 अगर हम फॉलो कर रहे होते और सेक्शन 24 फॉलो ना कर रहे होते, तो क्या होता कि 10 साल रॉबरी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो एज़ पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 1/4 जो उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल है, उसका 1/4 अगर मजिस्ट्रेट लगा सकते हैं यहाँ पर, तो 10 साल का 1/4 क्या होगा, 2.5 साल। तो ये 10,000 रुपये ना देने की वजह से मैक्सिमम, अगर हम सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 फॉलो करते BNS का, तो मैक्सिमम पनिशमेंट मजिस्ट्रेट 2.5 साल तक लगा सकते थे। तो 3 साल प्लस 2.5 साल, 5.5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती थी। बट BNSS प्रिवेल करता है BNS के ऊपर, बिकॉज BNSS इज़ ए स्पेशल लॉ। आगे मैं इसी में ही, मान लो सेम ऑफेंस है, किया है किसी ने, एक्स ने ही रॉबरी करी है। अब इसका जो ट्रायल है, इसका मुकदमा वो CJM देख रहे हैं, सपोज करो। तो अगर CJM देख रहे हैं, CJM की मैक्सिमम जो सज़ा दे सकते हैं CJM, वो 7 साल तक दे सकते हैं। ये सेक्शन 23 BNSS में लिखा गया है। मान लो इस केस में एक्स को CJM 5 साल की जेल सुना देते हैं, फ़ाइन लगा देते हैं 10,000 रुपये, सेम फाइन। तो 5 + 10,000 फाइन। अब 10,000 रुपये ना देने की वजह से यहाँ पर जो CJM एक्स को जेल में रख सकते हैं वो जो टर्म है वो 1 साल 9 महीने है। क्यों? ये 1/4 है 7 साल का जो CJM की पावर है। तो वही सेम केस अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई करें तो यहाँ पर मैक्सिमम
उनके पास पावर है 9 मंथ की अगर कोई फाइन में डिफ़ॉल्ट करता है, और अगर सेम केस सीजेएम ट्राई करें तो मैक्सिमम वो दे सकते हैं 1 ईयर 9 मंथ्स अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है फाइन की पेमेंट में। ये आई होप सो समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, दोबारा भी देख सकते हो रिवाइंड करके वीडियो को। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो फाइन की पेमेंट में, आप कम्युनिटी सर्विस में डिफ़ॉल्ट करते हो, तो उस केस में जो आपका इम्प्रिजनमेंट का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, जो जेल का डिस्क्रिप्शन होगा, रिगरस होगा, सिंपल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ओरिजिनल सेंटेंस कौन सा था। वही मैं रॉबरी का एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज सिंपल पड़ता है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर इलस्ट्रेशन में। रॉबरी मान लो किसी ने करी, उसको सज़ा दे दी गई 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगा दिया गया 10,000 रुपये का। तो ये कितना टर्म होगा, ये पिछले सबसेक्शन में हमने डिस्कस करा। किस डिस्क्रिप्शन का होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ये टर्म है सब्सटैंटिव सेंटेंस है, ये कौन से डिस्क्रिप्शन की है। तो अगर ये रिगरस टर्म दिया गया तो 10,000 रुपये ना देने की वजह से किसी पे जो टर्म लगाया गया है वो भी रिगरस ही होगा। अगर ये सिंपल होता, जो सब्सटैंटिव सेंटेंस है, जो ओरिजिनल सेंटेंस है, तो जो फाइन ना देने की वजह से जो जेल की सज़ा काटनी पड़ती वो भी सिंपल ही होती। सबसेक्शन 4 सिंपल सी बात कर रहा था। सबसेक्शन 5 मैंने पहले भी बताया है, ये उन केसेस के बारे में बात करता है जहाँ पे ऑफेंस की जो सज़ा है वो सिर्फ फाइन है या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस है। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, फाइन का भी आप देख लेना, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये कम्युनिटी सर्विस का बताया मैंने। तो ऐसे ऑफेंसेस हैं, छोटे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर जो सज़ा है या फाइन होगी या कम्युनिटी सर्विस होगी, कोई जेल की सज़ा नहीं होगी। तो उन केसेस में अगर किसी पे फाइन लगाया गया है और वो फाइन की पेमेंट नहीं करता है, तो वो लिमिट यहाँ बताई गई है कि कितना आप उसको जेल में रख सकते हो। जो जेल की सज़ा होगी, जो विच द कोर्ट इम्पोज इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। सबसे पहले वो जो जेल की सज़ा होगी वो सिंपल होगी इन केसेस में। और जो टर्म डायरेक्ट किया जा सकता है, कितना टर्म डायरेक्ट किया जा सकता है, शैल नॉट एक्सीड 2 महीने से ज़्यादा इन केसेस में किसी इंसान को जेल में नहीं रखा जा सकता जब फ़ाइन की सज़ा 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी पे फ़ाइन लगा है 5,000 रुपये का, तो उसको जो जेल में रखा जा सकता है, कोर्ट उसको जेल में मैक्सिमम 2 महीने के लिए ही रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती है। 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000 रुपीज़। अगर 10,000 रुपये तक का फ़ाइन किसी पे लगा है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो मैक्सिमम उसको जेल में 4 महीने तक रखा जा सकता है। और 10,000 रुपये से फ़ाइन अगर एक्सीड हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 1 लाख हो गया, तो उस केस में मैक्सिमम उस इंसान को 1 साल तक ही जेल में रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस सबसेक्शन से हमको ये समझ आया, अगर कहीं पर ऑफेंस में सिर्फ फ़ाइन है और वो फ़ाइन की पेमेंट नहीं करता इंसान, तो मैक्सिमम उसको जेल में 1 साल तक ही रखा जा सकता है। बेशक उस पर कितना ही फ़ाइन लगा हो, 10,000 रुपये लगा हो, 10 लाख रुपये लगा हो, उसको मैक्सिमम 1 साल तक ही जेल में रखा जा सकता है। हाउएवर वो कहीं और पनिशेबल है, PMLA में पनिशेबल है, उसने घोटाले करे हैं, वो अलग बात है। मैं BNS की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। BNS में कोई अगर उसने ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा फ़ाइन है, फिर वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस केस में। सबसेक्शन 6, सेक्शन 8 सबसेक्शन 6, इसमें 2 क्लॉजेज़ हैं। दोनों क्लॉजेज़ क्या बात कह रहे हैं देखते हैं। एक क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई इंसान इम्प्रिजनमेंट जेल में है फ़ाइन ना देने की वजह से, डिफ़ॉल्ट करने की वजह से, तो वो जेल की सज़ा, वो इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी जब भी वो इंसान फ़ाइन की पेमेंट कर देगा या फ़ाइन की पेमेंट कलेक्ट कर ली जाए या रिकवर कर लिया जाए प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा। ये क्लॉज कहता है कि अगर फ़ाइन ना देने की वजह से अगर कोई जेल में है, तो वो जेल की सज़ा को टर्मिनेट कर दिया जाएगा जब भी वो इंसान फ़ाइन की पेमेंट कर देगा या लेवाइड का भी वही मतलब है, कलेक्ट करना, या वो फ़ाइन लीगल अथॉरिटी के द्वारा जब कलेक्ट कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा, तभी भी उसकी जो जेल की सज़ा है वो टर्मिनेट हो जाएगी। बी क्लॉज क्या कहता है, इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है। ये क्लॉज बी ये कहता है कि जो इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म, क्लॉज ए का एक्सटेंशन है ये, कि ये कहता है कि फ़ाइन अगर आप पे कर दोगे तो आपका टर्म टर्मिनेट हो जाएगा। पर क्लॉज बी ये कहता है कि जितना आप फ़ाइन की पेमेंट करोगे ना, उतनी ही आपकी जेल की सज़ा टर्मिनेट होगी, मतलब ख़त्म होगी। बेरेक्ट लैंग्वेज बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझ आएगा बेरेक्ट भी।
तो ए पर फाइन लगा है 10,000 रुपये का। ये बात ध्यान रखना, जो ये केसेस बता रहा है सेक्शन 8 सबसेक्शन 6, ये दोनों केसेस के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है, फाइन, खाली फाइन भी लग सकता है, जो वो स्टार्टिंग में 3 केसेस डिस्कस करे थे, एंड फाइन और फाइन या ओनली फाइन। तो उनमें से कोई भी केस हो सकता है, और वहाँ पर अगर फ़ाइन की सज़ा सुनाई गई है, ए पर फाइन लगा है 10,000 रुपये का, और इन डिफ़ॉल्ट उसको 4 महीने जेल में डाला गया है। ये सब सेक्शन कहता है कि अगर किसी ने किसी पे 10,000 रुपये की सज़ा है और उसको 4 महीने का फ़ाइन लगा है, तो पर मंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना फ़ाइन होगा। अगर मैं वैसे ही बात करूँ, 4 महीने को 10,000 से हमको डिवाइड करना होगा, तो आंसर जो आएगा वो 1 महीने का 2,500 रुपये निकल कर आएगा, जो प्रोपोर्शनल टर्म निकल कर आएगा, प्रोपोर्शनल फ़ाइन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर ए 7,500 रुपीज़ दे देता है पहले महीने में, तो अगर उसने पहले महीने में 7,500 रुपये दे दिए, तो बाकी के 3 महीने की सज़ा उसकी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि 2,500 है प्रोपोर्शनल 1 महीने की। अगर वो 7,500 रुपीज़ दे देता है तो 3 महीने की सज़ा ख़त्म, 1 महीने इसको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये है कि जितना आप फ़ाइन की पेमेंट करोगे तो उतना ही आपका प्रोपोर्शनल टर्म टर्मिनेट होगा। जो आपको फ़ाइन ना देने की वजह से जो सज़ा लगाई गई है वो उसी प्रोपोर्शन में टर्मिनेट होगी जितना आप फ़ाइन की पेमेंट करते हो। ए 5,000 रुपये दे देता है तो 5,000 रुपये प्रोपोर्शनल हैं 2 महीने के, तो 2 महीने जेल में काटने के बाद अगर वो 5,000 रुपये दे देता है, मान लो 2 महीने 56वें दिन या 57th डे वो दे देता है, तो 2-3 दिन काट के 60 दिन 2 महीने हो जाएंगे। बाकी के 2 महीने उसको जो जेल में नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज उसने प्रोपोर्शनल जो फ़ाइन है अपना वो दे दिया है। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोविज़न था, कुछ खास नहीं था इसमें। बेरेक्ट लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जो आपने फ़ाइन ना देने की वजह से आपको जो जेल की सज़ा लगाई गई है उसके एक्सपायर होने से पहले अगर आप कुछ फ़ाइन की पेमेंट कर देते हो, वही लिखा हुआ है कि आपने उतनी फ़ाइन की पेमेंट कर दी है दैट द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, और फिर जो आपने फ़ाइन की पेमेंट की है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए जितनी आपकी सज़ा भी बचती है। अगर हम प्रपोर्शन देखेंगे तो अगर आपने 5,000 रुपये, मान लो किसी कोई भी जेल में है, उसने 5,000 रुपये दे दिए और 5,000 रुपये दे दिए पहले महीने में, इस केस में अगर ये पहले महीने 5,000 रुपये दे देता ए, तो इसको फिर भी 1 महीना और जेल में रहना पड़ता, बिकॉज 5,000 रुपये का टर्म इज़ प्रोपोर्शनल टू 2 मंथ्स नॉट 3 मंथ्स। ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कई लोगों को, दोबारा देख सकते हो, वैसे ईजी ही मैं कहूँगा। अगला सबसेक्शन है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 को मैंने ईजी करके आगे ये 3 केसेस के बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 7 जो है, तीनों केसेस मैंने यहाँ पे लिख दी है, समझ आ जाएगा जब इलस्ट्रेशन बेरेक्ट दोबारा पढ़ेंगे तो। क्या कह रहा है ये, मान लो किसी पर फाइन लगा है 10,000 रुपये का और उसको जेल हुई है 4 साल की, मान लो कोई भी इंसान है, तो ये जो 10,000 रुपये का जो फ़ाइन लगा है ये कब तक रिकवरेबल है, कब तक अथॉरिटीज़ उससे ये फ़ाइन रिकवर कर सकती हैं। यहाँ इस सबसेक्शन में लिखा है सबसेक्शन 7 में 6 साल तक। उसको 4 साल की सज़ा हुई है, फिर भी उसको 6 साल तक वो फ़ाइन रिकवर किया जा सकता है उससे। किसी को 2 साल की जेल मिली है, फिर भी 6 साल तक उससे वो फ़ाइन रिकवर किया जा सकता है। वो छूट भी जाएगा, बाद में वो उससे रिकवर कर सकते हैं। अगर वो फ़ाइन की पेमेंट नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, उसके प्रॉपर्टी में से वसूले जाते हैं पैसे। मान लो एक इंसान है, दूसरा केस मैं ले रहा हूँ जो वहाँ बेरेक्ट में बताया हुआ है, उस पर 20,000 रुपये का फ़ाइन लगा है, 10 साल की उसकी जेल की सज़ा थी। तो ये कह रहा है कि अब 10 साल तक जेल की सज़ा उसको मिली है किसी इंसान को, तो 10 साल तक वो जो फ़ाइन है वो रिकवरेबल है। 10 साल तक कभी भी जेल के अंदर उससे रिकवर कर सकते हो वो फ़ाइन। और इम्पोर्टेंट बात एक ये कह रहा है सबसेक्शन की, ऑफेंडर डाइज बिफोर पेइंग द फाइन। अगर मान लो ये ऑफेंडर, यहाँ इस वाले ऑफेंडर की डेथ हो जाती है 5 साल में ही, और इसने अभी फ़ाइन की पेमेंट नहीं की है, 20,000 रुपये इसने नहीं दिए हैं अभी, जो भी इस पर फ़ाइन लगाया गया था, तो अगर वो मर जाता है जो ऑफेंडर है, प्रॉपर्टी विल स्टिल बी लायबल फॉर दी अनपेड फाइन। जो भी इसके पास प्रॉपर्टी होगी मरने के बाद, इसके इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, बैंक में इसका अकाउंट हो सकता है, कहीं से भी इसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर किया जा सकता है। जो अमाउंट ये दे के नहीं गया, मतलब पैसे वसूले जाएंगे, बेशक कोई किसी की डेथ हो जाए या कैसे भी हो, पैसे ज़रूर वसूले जाएंगे। ये बेरेक्ट लैंग्वेज अब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ईजी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बेरेक्ट की भी एक एक लाइन मैं बताऊँगा। और अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक कर दो, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेक्शन 8 यहाँ पर खत्म हुआ। सेक्शन 9 के
दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के भी फर्दर दो क्लॉजेज हैं, ए और बी। दोनों के दोनों जो ये सबसेक्शन है इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, खुद से पढ़ोगे तो शायद समझ ना आए, तो इसको ध्यान से समझना है। तो पहले सबसेक्शन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। पहले मैं इलस्ट्रेशन के बारे में बात करता हूँ। मान लो ए है, ए और ए जो है जेड को मारता है। ए जेड को मान लो 50 बार डंडे से मारता है। मान लो इस केस में स्टील का डंडा नहीं है 50, क्योंकि 50 स्टील के डंडे कोई किसी को मारेगा वो वैसे ही मर जाएगा। मान लो लकड़ी का डंडा है, पतला डंडा है, इसके पैरों पर अटैक करता है ये, और 50 बार करता है, और 50 बार ए जेड को मारता है। 50 ब्लोज, 50 बीट्स, या 50 थप्पड़ या 50 मुक्के मारता है, कुछ भी आप सोच सकते हो इस केस में। यहाँ पर ये जब भी जेड को मारेगा ना, एक ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि किसी को थप्पड़ मारना, किसी को डंडा मारना ऑफेंस है सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 में। दैट इज़ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। किसी को डंडा मार दो, किसी को थप्पड़ मार दो, धक्का दे दो, वो सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 में उसका ऑफेंस हो जाता है। दैट इज़ वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। अब ये सबसेक्शन कहता है कि एक बार में कोई किसी को एक बार हर्ट करे या 50 बार हर्ट करे, मतलब बेशक कोई किसी को एक बार डंडा मारे या 50 बार डंडा मारे, पनिशमेंट एक ही बार की मिलेगी। जो ए ने जेड को 50 डंडे मारे ना, ये पूरी की पूरी जो पिटाई की, इसकी ए को 50 अलग अलग पनिशमेंट्स नहीं मिलेगी, बल्कि एक ही पनिशमेंट मिलेगी, जो कि है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। 1 साल की पनिशमेंट है, जो मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट है। अब ये नहीं है कि 50 बार मारा है तो 50 साल उसको जेल में रख सकते हैं, 1 साल प्लस करके, ऐसा नहीं होगा। सबसेक्शन 1 यही कह रहा है। इसी तरीके के बाद सबसेक्शन 1 कह रहा है वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट्स। कोई ऑफेंस पार्ट से मिलकर बना है, और वो जो पार्ट है अपने आप में एक ऑफेंस है। ये जो पार्ट है ये अपने आप में ऑफेंस था। पूरी बीटिंग में जो एक एक पार्ट था अपने आप में एक ऑफेंस था। दी ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफ हिज ऑफेंसेस। तो जो यहाँ पर ऑफेंडर है, ए ने जो ऑफेंस करा है, उसको एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए वहाँ पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जब तक एक्सप्रेस तरीके से कहीं पर लिखा हुआ अलग बात है, बट जनरल रूल जो यहाँ से यहाँ तक है वो मैंने बता दिया। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मान लो ए जेड के घर जाता है चोरी करने। जेड के घर से वो मान लो उसका मोबाइल चुरा लाता है। अब जो ए ने चोरी करी, आपने ये तो सुना उसने जेड का मोबाइल चुराया, बट वो ए के घर में एंटर भी तो हुआ था। किसी के घर में यूँ एंटर होना हाउस ट्रेसपास होता है, जो अपने आप में एक ऑफेंस है। तो ये सबसेक्शन ये कहता है कि थेफ्ट के लिए तो वो पनिशेबल हो जाएगा, पर ये जो ऑफेंस है थेफ्ट का अपने आप में कई पार्ट से मिलकर बना है, तो वो हर एक पार्ट के लिए लायबल नहीं होगा, वो सिर्फ चोरी के लिए लायबल होगा। सबसेक्शन 1 आई होप सो समझ आया होगा। आगे सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। प्रिंसिपल इसमें यही है कि जो ऑफेंडर को ज़्यादा सजा के लिए लायबल ना बनाया जाए। पहले क्लॉज ए पढ़ेंगे, फिर क्लॉज बी पढ़ेंगे। ये बात समझो कि बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है। क्लॉज ए को भी इसके साथ पढ़ा जाएगा, एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस ये डिफाइंड और पनिश के बाद दी ऑफेंडर आएगा, और क्लॉज बी के बाद भी जो ऑफेंस के बाद ये आएगा। तो पहले क्लॉज ए पढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या कहता है, बेरेक्ट लैंग्वेज ही देख लेते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। कोई एक ऑफेंस है जो एक से ज़्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, मतलब एक इंसान ने ऑफेंस तो एक किया, वो एक से ज़्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, एक से ज़्यादा ऑफेंस हो गए एक ऑफेंस करते ही। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद मोर सिवियर पनिशमेंट। तो अपराधी को ज़्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा, उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, उसको एक ही ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जाएगी जो कोर्ट उसको दे सकता है वहाँ पर। इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक इंसान है जेड, जेड ने वाई को थप्पड़ मार दिया। जेड ने वाई को मारा थप्पड़, वाई को दर्द हुआ, पेन हुआ। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कॉजिंग पेन एंड रेडनेस बट नो सीरियस इंजरी। उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। सीरियस इंजरी मतलब उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, सिर्फ हर्ट हुआ है। हर्ट का केस अभी हमने पहले पढ़ा, किसी को चोट पहुंचाना हर्ट में आता है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 में पनिशेबल होता है। तो जैसे ही एक्स ने वाई को थप्पड़ मारा ना, वहाँ पर 2 ऑफेंस हो गए अपने आप में, एक तो असॉल्ट हो गया और एक हर्ट हो गया। क्योंकि अगर आप दोनों की डेफिनेशंस जाके पढ़ोगे तो एक थप्पड़ मारने से दोनों ऑफेंस हो गए। तो ये क्लॉज एक छोटी सी बात कह रहा है कि आप दोनों के लिए पनिश नहीं करोगे उसे। कोर्ट जो है जिसकी ज़्यादा पनिशमेंट है उसके लिए एक्स को लाइबल कर सकती है। इस केस में 1 साल हर्ट की है, 1 ईयर, और असॉल्ट की आई गेस 3 मंथ्स होगी, 3 मंथ्स यहाँ पर है। तो मैक्सिमम उसको 1 साल तक ही जेल की सज़ा हो सकती है, 1 साल प्लस 3 महीने नहीं कर सकते। क्लॉज ए इजी था। क्लॉज बी पर आते हैं। क्लॉज बी भी मिलता जुलता है। पहले इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, फिर डायरेक्ट लैंग्वेज एक एक लाइन समझाऊंगा। एक्स है, एक्स और 5 लोग और हैं, एक्स प्लस 5 पीपल डकैती कमिट करते हैं। डाका डालना जिसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, डाका डालना, डकैती या लूट जिसको बोलते हैं।
अभी एक घर में डकैती कर रहे होते हैं। डकैती के दौरान एक्स एक जो हाउस का जो ऑनर है, जो घर का ऑनर है, उसको मार देता है। अब यहाँ पर दो ऑफेंसेस हो गए, एक डकैती का और एक मर्डर का। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो देखी है उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 मैंने बताया था कि अगर कॉमन इंटेंशन है सबकी, तो अगर एक भी कोई क्राइम कमिट करता है वहाँ पर तो सबकी लायबिलिटी हो जाती है। अब बेशक एक्स ने मर्डर किया हो यहाँ पर हाउस ओनर का, सभी मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे क्योंकि इनकी कॉमन इंटेंशन थी, हम मान लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। तो सभी के सभी लायबल हो जाएंगे डकैती के लिए, मर्डर के लिए। अब ये देखो आपकी डकैती और मर्डर अलग अलग ऑफेंसेस हैं। मर्डर पनिशेबल है सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 में, डकैती पनिशेबल है सेक्शन 310 सबसेक्शन 2 में। बट जब ये दोनों ऑफेंसेस एक साथ होते हैं, डकैती विद मर्डर जब होता है ना, तो वो पनिशेबल है सेक्शन 310 सबसेक्शन 3 में। अगर कोई भी इंसान डकैती कमिट करता है, डकैती का ऑफेंस करता है सेक्शन 310 सबसेक्शन 2 में, उसकी पनिशमेंट होती है। मर्डर कमिट करता है सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट होती है। पर जब ये दोनों कमिट कर देता है तो पनिशमेंट हो जाती है एक अलग ही सेक्शन में, सेक्शन 310 सबसेक्शन 3 में। डकैती विद मर्डर का अलग ही ऑफेंस है, तो यहाँ पर एक्स, बाकी सब भी और एक्स भी पनिश हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटी हो जाएगी सेक्शन 310 सबसेक्शन 3 में। कोर्ट जो है वो सेक्शन 310 सबसेक्शन 3 में जो पनिशमेंट दी हुई है उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ये क्लॉज ये कह रहा है कि अब ये एक अलग ऑफेंस बन गया डकैती विद मर्डर का, तो कोर्ट उसको डकैती के लिए अलग और मर्डर के लिए अलग सज़ा नहीं देगी कि डकैती की जो सज़ा है वो प्लस कर दी और मर्डर की सज़ा वो प्लस कर दी, वो मिला के इन सबको दे दी। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं एक अलग ऑफेंस बनता है डकैती विद मर्डर, और इसमें जो पनिशमेंट दी गई है इससे ज़्यादा कोर्ट नहीं दे सकता। क्लॉज यही बात कह रहा है। क्लॉज बी जो है ये कह रहा है कि सेवरल एक्ट्स, एक से ज़्यादा एक्ट हैं, एक डकैती था और एक मर्डर था, एक से ज़्यादा एक्ट थे, ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये दोनों ही एक्ट्स अपने आप में ही एक ऑफेंस है, डकैती भी एक ऑफेंस है, मर्डर भी एक ऑफेंस है। यहां मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। कंस्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड ए डिफरेंट ऑफेंस, जब उनको कंबाइन किया जाता है तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस कंस्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज डकैती विद मर्डर। तो इस केस में ऑफेंडर को ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट, ज़्यादा पनिशमेंट ना देखते हुए कोर्ट एक ही ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देगी। या लास्ट में वर्ड्स यूज़ किए गए ना, एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, एक ऑफेंस के लिए ही कोर्ट उसको पनिश कर सकती है वहाँ पर। तो ये सेक्शन 9 हुआ, इंपॉर्टेंट सेक्शन था, थोड़ा सा मुश्किल सेक्शन था। समझ आया हो तो लाइक करो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो। सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है, जहाँ पर एक केस है जहाँ पर जजमेंट आ चुकी है, इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी, कि एक जो मान लो एक्स है ये गिल्टी है, ही इज़ गिल्टी, ये जजमेंट आ चुकी है कि इसने अपराध तो किया है, ऑफेंस तो किया है। जो भी ट्रायल होता है उसमें लास्ट में जजमेंट ही आती है। गिल्टी किस चीज़ के लिए है, ऑफ वन ऑफ दी सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन दी जजमेंट। जजमेंट में कई ऑफेंसेस लिखे गए हैं, 1 2 3 4, इनमें से एक ऑफेंस एक्स ने किया है, बट दैट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी। बट ये डाउट है वहाँ पर उस केस में कि इनमें से कौन सा ऑफेंस 1 2 3 4 इनमें से कौन सा ऑफेंस एक्स ने एक्चुअली किया है, ये नहीं पता, इस पे डाउट है। तो ऑफेंडर को ना, एक्स को, इनमें से उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी जिसकी पनिशमेंट सबसे कम होगी। ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। लास्ट में एक बात लिखी हुई है, इफ़ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, कि सबके लिए सेम पनिशमेंट है तो अलग बात है, तो किसी की भी दे दो पनिशमेंट। पर अगर इस ऑफेंस की 10 साल है, इसकी भी 10 है, इसकी 5 है और इसकी 2 है, तो 2 साल की ही उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर सेक्शन 10 हुआ। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 दोनों बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है काल कोठरी की सज़ा, या जिसको एकांत कारावास भी बोलते हैं। एक तो जेल होती है, जेल में सभी कैदी साथ रहते हैं, जैसे नॉर्मल जेल जो होती है उसमें साथ में रहते हैं कैदी, या साथ में काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। पर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है वो अलग जगह होती है। क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज़ है विक्रांत मैसे की, पंकज त्रिपाठी भी हैं, उसमें जो है काल कोठरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को कई बार दिखाया जाता है। तो सेक्शन 11 और 12 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मेनली ये बताते हैं कि किसी को आप एकांत कारावास काल कोठरी में रख तो सकते हो, बट लिमिट बताई हुई है कि कितना टाइम रख सकते हो।
तो बेरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। बेरेक्ट क्या कहता है? वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जहाँ पर एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया है संहिता के अंदर, जहाँ पर कोर्ट के पास पावर है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुनाने की। दो डिस्क्रिप्शन बताए थे मैंने जेल के, एक सिंपल और एक रिगरस। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो काल कोठरी की सज़ा है, जो एकांत कारावास है, वो तभी सुनाया जा सकता है, तभी ऑर्डर किया जा सकता है जब किसी इंसान को रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हुई हो। आगे कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो कोर्ट वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस, मतलब एक बार के लिए या कई बार के लिए, ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months इन होल। ये याद रखना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टर्म है वो 3 महीने से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकता। 3 months से ज़्यादा आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं दे सकती है, जो कोर्ट देती है इस केस में। और एक बात की कोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्ट ही दे सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा, बट मुझे ये नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि जेल अथॉरिटीज़ भी ऑर्डर कर सकती हैं फिर नहीं कर सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है नहीं कर सकती हैं। और जेल अथॉरिटी जब किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखती है तो वो या तो इलीगली रखते हैं या कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, शायद, आई एम नॉट श्योर, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट ही ऑर्डर करती है कि किसी इंसान को एकांत कारावास में रखना है या फिर नहीं रखना है। आगे एक स्केल बताया हुआ है कि कब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कितना टर्म हो सकता है। मैक्सिमम तो 3 महीने हैं, पर और भी टर्म है, ये देख लेते हैं। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ़ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। इसका मतलब ये है कि अगर 6 months 6 महीने से ज़्यादा किसी को जेल की सज़ा इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड नहीं हुई है तो 1 महीने से ज़्यादा 1 month तक ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब जो लिमिट है वो 1 महीने तक है, अगर किसी को 6 महीने तक की जेल की सज़ा हुई है। अगर किसी को 6 महीने और 1 साल के बीच में जेल की सज़ा हुई है तो मैक्सिमम उसको 2 महीने तक ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। छः महीने से 1 साल के बीच में हुई है तो 2 month मैक्सिमम। और अगर 1 साल से ज़्यादा अगर किसी का जो जेल का टर्म एक्सीड करता है तो 3 महीने तक आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। तो ये कुछ लिमिट्स क्लियर हुई। आगे सेक्शन 12 में और भी ज़्यादा लिमिट्स बताई हुई हैं, वो देख लेते हैं। ये जो ये लिमिट्स बताई हुई हैं ये दोनों, ये मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है, पहले ये देखते हैं फिर वहाँ पर आएंगे उस बेरेक्ट लैंग्वेज पर। अब सेक्शन 11 देखा हमने। सेक्शन 12 एक और लिमिट बताता है कि एक बार में किसी को कितने टाइम तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। सेक्शन 11 में टर्म था कि मान लो 2 साल तक की जेल हुई है तो उसको मैक्सिमम 3 महीने आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। बस सेक्शन 12 कहता है क्या ये 3 month एक ही लगातार आप रखोगे क्या, कोई इंटरवल कुछ गैप दोगे क्या इसके बीच में। सेक्शन 12 कहता है इसके बीच में गैप जरूरी है। ये क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज फिजिकल मेंटल जो स्टेट होती है जो ऑफेंडर की वो ख़राब ना हो जाए। इतने टाइम तक अगर कोई अकेला रहेगा तो उसके मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। तो ये लिमिट क्या है? जब किसी को 3 महीने तक की सज़ा दी गई है उस केस में एक टाइम में 14 दिन से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं दे सकते। और 14 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद 14 डेज़ का इंटरवल ज़रूरी है, फिर उसको दोबारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप भेज सकते हो। अब अगर दोनों सेक्शन को मैं कंबाइन करूं तो किसी को 3 महीने की सज़ा मिली है। पहले तो यहाँ पर एज़ पर क्लॉज ए उसको 1 महीने तक ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। तो कोई एक्स है, एक्स को अगर 3 महीने की मान लो सज़ा है, पूरे पीरियड में मैक्सिमम 1 महीने तक उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो और एक समय बिना किसी इंटरवल के 14 दिन ही रख सकते हो। 14 दिन के बाद फिर 14 दिन का गैप ज़रूरी होता है, फिर उसको रख सकते हो आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सेक्शन 12 ये भी बात करता है कि जहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा किसी को जेल की सज़ा हुई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक्स को इस केस में 8 महीने की जेल की सज़ा हुई है, 8 months, 3 महीने से ज़्यादा है, तो इस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month ऑफ द टोटल इम्प्रिजनमेंट टर्म। तो इस केस में 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। और वैसे अगर हम देखें सेक्शन 11 और 12 को साथ में पढ़ें तो अगर 6 महीने और 1 साल के बीच में उसको सज़ा मिली है तो जो टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टर्म वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 8 months उसको सज़ा मिली है, सबसे पहले तो 2 महीने से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल ही नहीं सकता। दूसरी बात, इन 8 महीनों में 1 महीने में, हर 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। ये जो 7 दिन वाली बात है ये सेक्शन 12 बताता है। साथ में एक और बात भी है कि जो 7 दिन के बाद
इंटरवल होगा 7 दिन का मिनिमम, उसके बाद ही इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है जो लास्ट लाइन बोली है मैंने। मान लो जैन में उसको, अभी जनवरी चल रहा है, 24 से लेकर 30, ये 7 दिन हो गए आई गेस, इसमें उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रखा गया एक्स को यहाँ पर। अब फेब आ गया, फेब में भी उसको 7 दिन तक रखा जा सकता है। अब यहाँ पर 30 के बाद 1 फेब को ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे, नो। अब ये 30 के बाद पहले 7 दिन होंगे, मतलब वो 6 फेब तक होंगे, फिर 7 फेब को उसको मिनिमम यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। और 7 फेब के बाद भी 7 दिन तक ही 1 महीने में रखा जा सकता है एज पर सेक्शन 12 उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। डायरेक्ट लैंग्वेज एक बार नज़र मार लेते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम। अगर पढ़ोगे अभी बिल्कुल आसान लगने वाला है। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टर्म नहीं हो सकता और बीच में इंटरवल उतना ही होना चाहिए 14 डेज़ का। ये बात है जब 3 महीने से कम की पनिशमेंट मिली है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ बट यहाँ इस लाइन से पता चलता है। व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, जहाँ पर जेल की सज़ा 3 महीने से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 डेज 7 दिन, 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसके बाद इंटरवल 7 दिन का इंटरवल होना चाहिए अगर नेक्स्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टर्म देना है तो। सेक्शन 11-12 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में थे हुए। लास्ट सेक्शन इस वीडियो का रह गया सेक्शन 13। अभी और यहाँ तक कोई पहुँच गया इस वीडियो में तो आई विल से कि आपको सच में इंटरेस्ट है, बिकॉज 1 घंटे की लगभग वीडियो बनेगी ये। इतना अटेंशन स्पैन सबका नहीं होता एंड तुम्हारा है तो बहुत बढ़िया। सेक्शन 13 क्या कहता है वैसे बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। चैप्टर 10 चैप्टर 17 ये दोनों चैप्टर्स हैं। अगर कोई भी इंसान को इस चैप्टर के अंदर पनिश किया गया, मतलब कोई भी इंसान ने इस चैप्टर के अंदर जो ऑफेंस दिया है वो किया है। चैप्टर 10 रिलेट करता है कोइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, इनसे कि नकली नोट बनाना, इन चीज़ों से रिलेट करता है। चैप्टर 17 रिलेट करता है प्रॉपर्टी के ऑफेंस से, जैसे कि चोरी करना या डेकोइटी करना, रॉबरी करना, वो सभी प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा इंसान है जिसने इन चैप्टर्स के अंदर ऑफेंस किया है और वो जो ऑफेंस है वो 3 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल चोरी या रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ये सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। ये 3 साल या उससे ज़्यादा के से रिलेटेड ऑफेंस है। तो अगर किसी ने ऐसा कोई ऑफेंस करा है और उस इंसान ने, एक्स है मान लो, एक्स ही रहता है इस केस में, और उस इंसान ने क्या करा, दोबारा उसी तरीके का ऑफेंस कमिट कर दिया। मान लो एक्स है, एक्स ने एक बार चोरी करी, उसको पनिशमेंट मिल गई, छूट के आया, फिर उसने चोरी कर दी। या कोई और ऑफेंस, मान लो रॉबरी कमिट कर दी, रॉबरी चैप्टर 17 में है, या डेकोइटी कमिट कर दी, एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया। इस केस में क्या होगा, कोर्ट के पास पावर आ जाएगी कि उसको मैक्सिमम कोर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल तक की सज़ा दे सकती है। बस यहाँ पर कंडीशंस ये होती हैं कि यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, थेफ्ट कमिट हुआ था 5 साल पहले 2020 में एक्स ने कमिट किया था। ये जो इसने ऑफेंस कमिट किया था ना, इसकी सज़ा जो है 3 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए बस। और जो अगला ऑफेंस होगा, मान लो अब 2025 में एक्स ने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया, एक्सटॉर्शन की भी सज़ा 7 साल तक है, 7 साल है। तो अगर उसने एक्सटॉर्शन कमिट करा है तो अब 2025 में उसने एक्सटॉर्शन कमिट करा है, उसकी सज़ा तो सिर्फ 7 साल है। पर कोर्ट के पास पावर होगी कि बिकॉज उसने एक्स ने एक ऑफेंस कमिट किया था जिसकी सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा थी, अब अगर वो ऑफेंस कमिट कर देता है 3 साल से ज़्यादा का, जो कि चैप्टर 17 या चैप्टर 10 में है, तो उस केस में कोर्ट के पास पावर होती है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा देने की। उसकी जो सज़ा एनहांस हो जाती है। तो ये आई होप सो समझ आया होगा ये वाला सेक्शन भी। इसी के साथ चैप्टर सेकंड है कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 से लेकर 13 तक की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। BNS की प्लेलिस्ट, BNSS की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।